नमस्कार साथियों। जैसा कि अपन ने पिछले वीडियो में बात की थी, टॉपिक पढ़ रहे थे अपन सभ्यताओं के क्रम में। पहली सभ्यता अपन ने गणेश्वर, दूसरी सभ्यता अपन ने कालीबंगा, उससे पहले अपन ने बेराट के बारे में बात की थी। आज अपन बात करेंगे एक महत्वपूर्ण सभ्यता के बारे में, और उस सभ्यता का नाम है आहड़ सभ्यता। जब मैं आपके सामने आहड़ का नाम लेता हूँ तो आपके मन में एक सवाल आता होगा कि आहड़ और आयड़ एक है या अलग अलग है। तो आयड़ एक नदी का नाम है, और उसी नदी के किनारे एक सभ्यता फली फूली, और उस सभ्यता को अपन किस नाम से जानते हैं? आहड़ के नाम से। तो आज अपन बात करेंगे कि एक महत्वपूर्ण सभ्यता के बारे में, जिसे अपन किस नाम से जानते हैं? तो किस नाम से जानते हैं? आहड़ के नाम से। देखो, जब अपन सभ्यता पढ़ेंगे तो जैसे कालीबंगा पढ़ा था वैसे ही अपन इसको 3 चरणों में बांट के पढ़ेंगे। पहले इसकी सामान्य जानकारी या सामान्य परिचय, दूसरा अपन पढ़ेंगे इसकी विशेषताओं के बारे में, और तीसरा अपन पढ़ेंगे प्रमुख साक्ष्य। वापस रिपीट करें। देखो, क्या हम राजस्थान की एक महत्वपूर्ण सभ्यता के बारे में बात कर रहे हैं। सभ्यता का नाम है आहड़ सभ्यता। 3 पार्ट में बांटकर पढ़ेंगे अपन। एक सामान्य परिचय, दूसरा इसकी विशेषताएं, और तीसरा अपन पढ़ेंगे प्रमुख साक्ष्य। देखो, अपन शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले एक स्थान है, उसका क्या नाम है? आहड़। लिखना नहीं आपको, केवल देखना इधर। आहड़ उदयपुर जिले में स्थित है, एक नदी के किनारे स्थित है। नदी का नाम है आयड़ नदी। किस नदी के किनारे स्थित है? आयड़ के किनारे। अब देखना, ये गोगुंदा की पहाड़ियां हैं। गोगुंदा की पहाड़ियों से एक नदी निकलती है, उस नदी का नाम है आयड़। उदयपुर में बहने के बाद यह उदय सागर में जाकर गिरती है। उदय सागर से बाहर निकलती है तो इसका नाम बेड़च हो जाता है। आगे जाकर यह किस में मिल जाती है? बनास में मिल जाती है। ठीक है, आयड़ नदी उदय सागर में गिरने के बाद नाम इसका बेड़च हो जाता है, आगे जाकर किस में मिल जाती है? बनास। जैसे अगर मैं आपके सामने यूं कहूं कि एक नदी है रावी, एक नदी है सरस्वती, और आगे जाकर एक नदी में गिर जाती है, और उस नदी का नाम है सिंधु नदी। तो अपन कहते हैं इन नदियों के किनारे जो पुरातात्विक स्थल थे उनको अपन किस नाम से जानते हैं? तो किस नाम से जानते हैं? सिंधु घाटी सभ्यता, क्योंकि मुख्य नदी कौन सी थी? सिंधु घाटी। वैसे ही मुख्य नदी कौन सी है? बनास। तो अपन कहते हैं कि इसके अधिकांश स्थल बनास और उसकी सहायक नदियों के किनारे मिले हैं, इसीलिए इसे बनास संस्कृति के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? बनास संस्कृति। दूसरा, खुदाई कार्य किया गया तो बड़ी मात्रा में तांबे के उपकरण मिले हैं, इसीलिए इसे ताम्रवती नगरी के नाम से जानते हैं। तीसरी बात, प्राचीन काल में यहां से पत्थर के टीले मिले, तो इसीलिए इसे आगाटपुर के नाम से जानते हैं। और कहते हैं 8वीं और 10वीं शताब्दी के लेखों में इसका नाम यही मिलता है। क्या मिलता है? तो क्या मिलता है? आगाटपुर। चौथी बात, यहां पर मिट्टी की दीवार मिली है, इसीलिए इसे स्थानीय भाषा में किस नाम से जानते हैं? तो धूलकोट संस्कृति के नाम से जानते हैं। तो आहड़ सभ्यता को किन किन नामों से जाना जाता है? देखो, अधिकांश स्थल बनास और उसकी सहायक नदियों के किनारे, तो बनास संस्कृति के नाम से। तांबे के उपकरण मिले तो ताम्रवती नगरी के नाम से। पत्थर के टीले मिले तो आगाटपुर के नाम से 8वीं और 10वीं शताब्दी के लेखों में इसे आगाटपुर कहा गया। मिट्टी की दीवार मिली है, परकोटा मिला है, तो इसे किस नाम से जानते हैं? धूलकोट के नाम से जानते हैं।
किसे? आहड़ सभ्यता को। फिर देखो एक रोचक तथ्य इससे ये जुड़ा हुआ है, मेवाड़ का एक शासक था अल्लट, जिसने मेवाड़ की राजधानी आहड़ को बनाई। तो आहड़ को राजधानी बनाने वाला शासक कौन था? अल्लट। दूसरा, आपने अमरसिंह प्रथम का नाम सुना होगा, नहीं सुना तो सुनो। महाराणा प्रताप का पुत्र, महाराणा प्रताप की जब मृत्यु हो जाती है, महाराणा प्रताप ने मुगलों से संघर्ष किया, कहते हैं अमरसिंह भी संघर्ष को जारी रखता है जहांगीर के समय, लेकिन बाद में स्थानीय सामंतों और अपने पुत्र कर्ण सिंह के दबाव में आकर वह मुगलों से संधि कर लेता है और 1615 में यह संधि इतिहास में मेवाड़ मुगल संधि के नाम से जानी जाती है। इस संधि के तहत ऐसा कहा जाता है कि पहले प्रताप तक या अमरसिंह तक 28 वर्षों तक मेवाड़ की राजधानी चावंड रहती है। उसके बाद इस संधि के तहत मेवाड़ का केंद्र अब उदयपुर बन जाता है। अमरसिंह अब उदयपुर आ जाता है। कहते हैं अमरसिंह को इतना पश्चाताप हुआ कि वह जीवन भर अपने महलों से बाहर नहीं निकला। ऐसा भी कहा जाता है कि अमरसिंह की मृत्यु भी कहाँ हो जाती है? उदयपुर में हो जाती है। तो कहते हैं अमरसिंह की मृत्यु जब उदयपुर में होती है तो इसी आहड़ के पास एक स्थान है महासतिया। इन महासतियों में इनका दाह संस्कार किया जाता है। तब से मेवाड़ में एक परंपरा हो गई कि जब भी कोई शासक मरेगा उसका दाह संस्कार इसी आहड़ के पास कहाँ किया जाएगा? महासतियों में किया जाएगा। तो क्वेश्चन पूछा जाता है महासतियों का संबंध किस पुरातात्विक स्थल से? तो किस पुरातात्विक स्थल से? आहड़ से। तो कहते हैं इसे और किस नाम से जानते हैं? तो इसे मृतकों का नगर कहते हैं। क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? मृतकों का नगर। अब एक बात ध्यान रखना, मृतकों का टीला, मुर्दों का टीला मोहनजोदड़ो को कहा जाता है, और मृतकों का नगर किसे कहा गया है? तो किसे कहा गया है? आहड़ को। ठीक है, तो वापस रिपीट करें, आहड़ का है उदयपुर, एक नदी के किनारे, कौन सी? हायर नदी। फिर अपन कह रहे हैं कि अधिकांश स्थल बनास और उसकी सहायक नदियों के किनारे मिले तो बनास संस्कृति। फिर अपन कह रहे हैं तांबा मिला है तो ताम्रवती नगरी। फिर अपन कह रहे हैं पत्थर के टीले मिले तो आगाटपुर, मिट्टी का परकोटा मिला है तो धूलकोट के नाम से जानते हैं। फिर अपन ने कहा मेवाड़ के शासक अल्लट ने राजधानी आहड़ को बने। फिर अपन कह रहे हैं अमरसिंह प्रथम के समय यहाँ दाह संस्कार प्रारंभ हुआ महासतियों में, जो आहड़ के आसपास स्थित है, पास ही स्थित है, और इसे किस नाम से जानते हैं? मृतकों का नगर। और देखो इसके बारे में और क्या, आहड़ का समय, तो समय लगभग ऐसा कहते हैं 2000 से 1200 ईसा पूर्व इसका समय माना जाता है। एक इतिहासकार है गोपीनाथ शर्मा, गोपीनाथ शर्मा इसका समय 1900 से लेकर 1200 ईसा पूर्व मानता है। क्या मानता है? तो क्या मानता है? 1900 से लेकर 1200 ईसा पूर्व। ध्यान रखना, गोपीनाथ शर्मा ने आहड़ का स्वर्णकाल क्या माना? 1900 से 1200, बाकी इसका समय क्या है? 2000 से 1200 ईसा पूर्व। फिर कहते हैं इसका खोजकर्ता, उत्खनन करता, और मूल उत्खनन करता। उत्खनन और मूल उत्खनन में क्या अंतर है? तो पर्टिकुलर एक टीले की खुदाई की जहां से बहुत सारे अवशेष मिले, तो इसीलिए अपन कहते हैं मूल उत्खनन। खोज करता अक्षय कीर्ति व्यास, कालीबंगा के ठीक एक साल बाद, कालीबंगा 52 या 1953। उत्खनन करता रतन चंद्र अग्रवाल, 1956। मूल उत्खनन HD सांखलिया, पूरा नाम था हसमुख धीरज सांखलिया। कब? 61 से 62 के मध्य। तो ध्यान रखना, 3 व्यक्ति इससे जुड़े हुए हैं। अक्षय कीर्ति व्यास जो खोज करता है, उत्खनन करता है पहली बार रतन चंद्र अग्रवाल, और मूल उत्खनन करता है HD सांखलिया। आज तक आहड़ से बारे में क्वेश्चन पूछा गया सबसे ज्यादा इसके बारे में आया। ध्यान रखना कि आहड़ का उत्खनन करता कौन था? तो कौन था? रतन चंद्र अग्रवाल। अब देखो बात करते हैं अपन इसकी विशेषताओं के बारे में। सबसे पहली विशेषता, इसका संबंध किस काल से रहा है? तो ध्यान रखना इसका संबंध
ताम्र पाषाण काल से रहा है। यहाँ से तांबे के औजार भी मिले और पत्थर के औजार भी मिले। ताम्र पाषाण काल को चेल्कोलिथिक युग कहते हैं। लिथिक का मतलब पत्थर होता है, ध्यान रखना। तो कौन सा युग कहते हैं? चेल्कोलिथिक युग। तो पहला क्वेश्चन, आहड़ का संबंध किस काल से रहा है? तो किस काल से रहा है? ताम्रपाषाण काल से। दूसरा कहते हैं कि आहड़ प्योर रूप से एक ग्रामीण संस्कृति थी। कौन सी संस्कृति थी? ग्रामीण संस्कृति थी। जब ग्रामीण संस्कृति थी तो अर्थव्यवस्था का आधार क्या था? कृषि और पशुपालन। क्या था? तो क्या था? कृषि और पशुपालन। कहते हैं यहां से बड़ी मात्रा में टेराकोटा, सुना होगा आपने, मोलेला टेराकोटा पद्धति के लिए जाना जाता है। टेराकोटा से निर्मित बेल की मृण मूर्तियां मिली, मिट्टी की मूर्तियां बड़ी मात्रा में। कहते हैं इस बेल को यहाँ के लोगों ने एक नाम दिया, बाद में पुरातत्वविदों ने बनासियन बुल, बनास का बेल कहा। तो प्रश्न पूछ लिया आपसे, बनासियन बुल के प्रमाण कहां से मिले? तो कहां से मिले? आहड़ से मिले। किस पद्धति से निर्मित है? यह टेराकोटा पद्धति से निर्मित है। तो कहने का मतलब क्या? पहली विशेषता इसका संबंध ताम्रपाषाण काल से रहा है। दूसरी विशेषता है प्योर रूप से ग्रामीण सभ्यता थी। कालीबंगा पढ़ा तो अपन ने कहा है नगर भी था और गांव भी था, लेकिन तांबा प्योर रूप से ग्रामीण सभ्यता थी। ग्रामीण सभ्यता थी तो अर्थव्यवस्था का आधार कृषि और पशुपालन था। कहते हैं कि यहाँ से पशुपालन बड़ी मात्रा में व्यापक पैमाने पर किया जाता। कैसे पता चला? तो यहाँ से बेल की मृण मूर्तियां मिली। ठीक है, इसे स्थानीय भाषा में क्या कहा गया? बनासियन बुल, बनास का बेल कहा गया। फिर और क्या? टोटल खुदाई कार्य में 8 स्तर मिले। कितने स्तर मिले? तो कितने स्तर मिले? 8 स्तर। थोड़ा समझ लो। देखो क्या, जब भी अपन उत्खनन करते हैं तो 2 तरीकों से उत्खनन किया जाता है, एक क्षैतिज और एक लंबवत। क्षैतिज उत्खनन उस सभ्यता का समग्र पता लगाने के लिए कौन सा उत्खनन किया जाता है? क्षैतिज उत्खनन किया जाता है। लंबवत उत्खनन इस प्रकार से किया जाता है, उस सभ्यता के स्तरों का पता लगाने के लिए। आपने बोरवेल देखा होगा सीधा, तो उस सभ्यता के क्या स्तर का पता लगाने के लिए कितनी बार बसी और कितनी बार उजड़ी, उसका पता लगाने के लिए जो है क्या किया जाता है? लंबवत उत्खनन किया जाता है। ठीक है, तो जब लंबवत उत्खनन किया गया तो कहते हैं कितने स्तर मिले? तो कितने स्तर मिले? 8 स्तर मिले। वैसे ही अपन तैयारी करते हैं तो यही नियम काम आता है कि तैयारी किस स्तर की करनी चाहिए? क्षैतिज करनी चाहिए कि लंबवत करनी चाहिए? तो अपन तैयारी उल्टी करते हैं। कौन सी? लंबवत। उतरते जाते हैं, किसी सब्जेक्ट के डीप में उतरते जाते हैं। क्वेश्चन आता है सरफेस से और अपने गलत हो जाता है। कई बार ऐसा होता है तैयारी बड़ी डीप की करते हैं, लेकिन क्वेश्चन जो है ऊपर ऊपर से पूछ लेते हैं और अपने ऊपर ऊपर के क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो ध्यान रखना, तैयारी भी अपनी कैसी होनी चाहिए? समग्र होनी चाहिए। हर विषय के बारे में थोड़ा थोड़ा ज्ञान होना चाहिए। अपने पीएचडी नहीं करनी है, ध्यान रखना। अपने मूल उद्देश्य क्या है? एग्जाम पास करना। लेकिन हम क्या करें? हमारे साथ भी एक बड़ी ट्रेजेडी है। एग्जाम में क्वेश्चन आया, बाबर की दादी का क्या नाम था? एहसान बेगम दौलत, ऐसा कहते बाबर की दादी का नाम था। तो अब हमारे मन में एक डर बैठ गया कि बाबर की दादी का नाम पूछा है तो आप कुछ भी पूछ सकते हैं। तो अपन जब भी एग्जाम में तैयारी करते हैं तो अपने माइंड में वो क्वेश्चन घूमता है बाबर की दादी वाला। तो अपन बाबर के फूफा का, बाबर के जीजा का, बाबर की माँ का, बाबर की जो है साली का, सबका नाम याद करते हैं। और एग्जाम में ऐसा आता ही नहीं है, ध्यान रखना। कारण क्या है कि बाबर को शासक बनाने में उसकी दादी का महत्वपूर्ण योगदान था, इसलिए पूछ लिया क्वेश्चन। इसीलिए अपने क्या करना है? तैयारी क्षैतिज करनी है। तो देखो वापस चलते हैं अपन अपने टॉपिक पर। अपन कह रहे हैं कि टोटल यहां से कितने स्तर मिले? तो कितने स्तर मिले? 8 स्तर मिले। 8 में से 5 स्तर बड़े महत्वपूर्ण माने जाते हैं और 5 में से प्रथम 3। तो पहला स्तर जब खोदा गया तो कहते हैं कि यहाँ पर स्फटिक पत्थरों की प्रधानता थी। कौन से पत्थर मिले? स्फटिक पत्थर मिले। दूसरा स्तर खोजा गया तो धातु काल के अवशेष मिले। कौन से अवशेष मिले? धातु काल के अवशेष मिले। तीसरा स्तर खोजा गया तो यहां से मृदभांड के प्रमाण मिले, मृदभांड के अवशेष मिले। तो ध्यान रखना, 8 स्तर बड़े महत्वपूर्ण माने जाते हैं।
8 में से 3 प्रथम, द्वितीय और तृतीय। 8 स्तर मिले, 5 महत्वपूर्ण है। पहले में स्फटिक पत्थर मिले, दूसरे में धातु काल के अवशेष मिले, तीसरे में मृदभांड मिला है। चौथे स्तर में कहते हैं कि तांबे की कुल्हाड़ियां मिली और आटा पीसने की चक्की मिली। कौन से स्तर में मिले? तो कौन से स्तर में? चौथे स्तर में, ध्यान रखना। तो विशेषताएं पढ़ रहे, पहली विशेषता क्या पढ़ी? इसका संबंध ताम्रपाषाण काल से था। दूसरी विशेषता पढ़ी प्योर रूप से ग्रामीण थी। अर्थव्यवस्था का आधार कृषि, पशुपालन। बेल के जो है बड़ी मात्रा में मिट्टी की मूर्तियां मिली है। किस पद्धति से? टेराकोटा। नाम दिया गया बनासेन पुल। टोटल 8 स्तर है, 5 महत्वपूर्ण, उसमें से 3 जो है स्फटिक पत्थर, दूसरा धातु काल, तीसरे मृदभांड के अवशेष मिले। चौथा अपन कह रहे हैं कि यहाँ से तांबे की कुल्हाड़ियां और आटा चक्की के प्रमाण मिले। और देखो यहां से जो मकान मिले हैं आहड़ से, तो मकान की नींव में आरएस में पूछा गया क्वेश्चन है, पत्थरों का और ईंटों का प्रयोग किया गया। पत्थर भी कौन से रंग के थे? काले रंग के। ठीक है। दीवारों में ईंटों का प्रयोग किया गया। ईंटें कौन सी थी? धूप में सुखाई हुई। तो धूप में सुखाई हुई ईंटें कहां से मिली? आहड़ से मिली, ध्यान रखना। तो दीवारों में किसका प्रयोग किया गया? ईंटों का। छत में लकड़ी का, घास का और केलू का। तो केलूपोश मकान, लकड़ी की छत या घास की छत कहां से मिली? तो कहां से मिली? आहड़ से। वापस रिपीट कर लेते हैं। नींव में पत्थर और ईंटों का। पत्थर कौन से थे? काले। दीवारों में ईंटों का। ईंटों की विशेषताएं धूप में सुखाई हुई यानी कच्ची ईंटें थी यहाँ से भी। और छत लकड़ी की, घास की और केलू की मिली। अब देखना, प्रत्येक मकान के बाहर चक्रकूप के प्रमाण मिले। किसके प्रमाण मिले? चक्रकूप। चक्रकूप किसे कहते हैं? तो एक गड्ढा खोदा जाता था, उसमें रेत भर दी जाती और उसके ऊपर एक पत्थर रख दिया जाता गोल। मकान से गंदा पानी आता तो वह पानी जो है रेत सोख लेती और गंदगी इस पत्थर के चारों ओर जमा हो जाती, कचरा। उसको उठाकर ये लोग बाहर फेंक देते थे। तो क्वेश्चन पूछते हैं चक्रकूप के प्रमाण कहां से मिले? तो कहां से मिले? आहड़ से मिले। और क्या मिला देखो, तो यहां से शरीर का मेल साफ करने के जाबे मिले। क्या मिले? तो क्या मिले? जाबे। जाबे किसे कहते हैं? एक पत्थर आता है, आपने भी देखा होगा बचपन में मम्मी पकड़ती थी अपने को छुट्टी के दिन, और एक पत्थर आता था जो पैर से लेकर मुंह तक रगड़ देती थी अपना मेल साफ करने के लिए। तो ऐसे पत्थर कहां से मिले? तो कहां से मिले? तो आहड़ से मिले। वापस रिपीट कर रहे हैं। मकान, नींव में ईंटों व काले पत्थर का प्रयोग। दीवारों में धूप में सुखाई ईंटों का प्रयोग। छत में लकड़ी, घास व केलू का उपयोग किया जाता था। फिर अपन कह रहे प्रत्येक मकान के बाद चक्रकूप के प्रमाण मिले। फिर अपन ने कहा शरीर से मेल साफ करने के यहाँ से जाबे मिले। और क्या मिला है? तो संबंध इसका ताम्रपाषाण काल से रहा है। ग्रामीण संस्कृति थी, पशुपालन, बेल मिला है, बनासेन पुल। 8 स्तर मिले, उसमें 4 इंपोर्टेंट है। ठीक है, यानी स्फटिक पत्थर, धातु काल, मृदभांड और तांबे की क्या मिली? तो क्या मिली? कुल्हाड़ियां। और यहां से क्या मिली है? आटा चक्की मिली, यानी आटा पीसने की पत्थर की चक्की मिली यहां से, ध्यान रखना। अब देखो, अब अपन बात करें यहां से क्या क्या साक्ष्य मिले। कहां से? आहड़ से। देखना, याद करने के लिए कोशिश करते हैं। मान लेते हैं यहां से सबसे पहले नारी की मरण मूर्ति मिली, मिट्टी की मूर्ति, वो भी कहते हैं खंडित अवस्था में मिली। कौन सी अवस्था मिली? खंडित अवस्था में। अब मैं आपसे कहूं कि नारियों के 2 कार्य बताइए। वैसे तो कहते हैं कि स्त्रियों के बिना, महिलाओं के बिना जीवन अधूरा माना जाता है, फिर भी मान लेते 2 काम क्या है, अपने याद करने की दृष्टि से बात करें तो एक काम है खाना बनाना। वैसे आजकल पुरुष बनाते हैं, फिर भी अपन मान लेते हैं कि एक काम क्या है, तो क्या है? खाना बनाना। दूसरा काम क्या है? सब काम निपट जाए तो खाली समय में मेकअप करना, सजना संवरना। वापस रिपीट करें, नारी की मूर्ति मिली, मैं आपसे कह रहा हूं नारियों के कितने काम है? 2 काम है। एक है खाना बनाना और बाकी खाली समय में क्या है? सजना संवरना, मेकअप करना। अब देखो, सजने संवरने के लिए जो भी मिलेगा तांबे का मिलेगा। तांबे की चूड़ियां,
तांबे के छल्ले, तांबे के मनके यानी मोती, तांबे की अंगूठियां और हड्डी की सलाइयां। सलाइयां समझते हो? मन में आ रहा होगा आपके स्वेटर बुनने की? नहीं, आंखों में सुरमा डालने की सलाइयां होती है, जिसे अपन आईलाइनर कहते हैं अभी। तो वैसे आईलाइनर मिले, कहां से मिले हैं? तो आहड़ से। तो एक तरह से मैं आपसे ये कहूं कि मेकअप का सामान कहां से मिला है? तो कहां से मिला है? आहड़ से मिला है। क्या क्या मिला है? देखो, सदने से बनने के लिए तांबे की चूड़ियां, छल्ले, मनके, अंगूठियां और हड्डी की सलाई। अब खाना बनाने के लिए क्या क्या चाहिए? देखना, याद कर रहे हैं अपन। उद्देश्य क्या है? याद होना चाहिए। खाना बनाने के लिए मान लेते हैं सबसे पहले चाहिए क्या? चूल्हा। ठीक है। खाना बनाने के लिए मान लेते हैं दूसरा क्या चाहिए? अनाज। तीसरा क्या चाहिए? बर्तन, मृदभांड। ठीक है। देखना, एक मकान में 4 से 6 चूल्हे के प्रमाण मिले। सबसे पहले क्या चाहिए? चूल्हा। एक मकान में 4 से 6 चूल्हे के प्रमाण मिले। इससे क्या पता चलता है कि आहड़ में संयुक्त परिवार की परंपरा प्रचलित थी। कौन से परिवार की? संयुक्त परिवार की परंपरा। संयुक्त परिवार किसे कहते हैं? तो आप कहेंगे चाचा चाची, दादा दादी, नाना नानी सब साथ में रहते हैं। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में संयुक्त परिवार किसे कहते हैं? ऐसा परिवार जहां फोन पे अपन पर्सनल बात नहीं कर सकते, कोई ना कोई सामने आ ही जाता है, तो उस परिवार को अपन क्या कहते हैं? संयुक्त परिवार। तो एक मकान में 4 से 6 चूल्हे मिले, इसका मतलब परिवार बहुत बड़ा था, इसीलिए अपन कहते हैं कौन सा परिवार था? संयुक्त परिवार। अब देखना, इन चूल्हों के आसपास जानवरों की हड्डियां मिली। इससे पता चलता है कि यह लोग क्या थे? तो क्या थे? मांसाहारी थे। ठीक है। दूसरा, अनाज, गेहूं, ज्वार और चावल के साक्ष्य मिले। आरएस में आया आहड़ के लोग चावल से परिचित नहीं थे, निम्नों में से असत्य कथन छांटी है, तो ध्यान रखना है चावल से परिचित थे। लंबा चावल मिला, देहरादूनी चावल मिला यहाँ से। तो 3 अनाज के साक्ष्य मिले, गेहूं, ज्वार और चावल। अब देखना, अनाज कहां पड़ा रहता था? तो मिट्टी के व गारे के कोठों में। गांव में आपने देखा होगा, नीम की पत्तियां डालकर मिट्टी में गोबर मिलाकर गारा बनाया जाता था और कोठे बनाए जाते थे, और उसमें अनाज को सुरक्षित रखा जाता था। तो मिट्टी के पके हुए कोठों में अनाज को संग्रहित रखा जाता था। तो अपनी भाषा में अनाज संग्रह पात्र के प्रमाण कहां से मिले? तो कहां से मिले? आहड़ से। मिट्टी के गारे के कोठे मिले, इसीलिए आहड़ को गारे व कोठे की सभ्यता कहा जाता है। तो गारे व कोठे की सभ्यता किसे कहा गया है? तो किसे कहा गया है? आहड़। ठीक है। तो अनाज, गेहूं, ज्वार, चावल कहां पड़ा रहता था? मिट्टी के पके हुए कोठों में, इसीलिए आहड़ को क्या करे? तो क्या करे? गारे व कोठे की सभ्यता। तीसरा, मृदभांड। तो कहते हैं मृदभांडों का रंग लाल व काला था, इसीलिए आहड़ सभ्यता को लाल व काले मृदभांड वाली सभ्यता भी कहते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया हुआ है कि लाल व काले मृदभांड वाली सभ्यता के नाम से किसे जानते हैं? तो किसे जानते हैं? आहड़ सभ्यता। बर्तनों की विशेषता क्या थी? तो कहते हैं बिना हैंडल वाले। कैसे थे? बिना हैंडल वाले। बिना हैंडल वाले का मतलब तस्त्री नुमा। तो तस्त्री नुमा मृदभांड कहां से मिले? तस्त्री नुमा का मतलब इस प्रकार के प्याले मिले, बड़े बड़े, बिना हैंडल वाले, यानी पकड़ने का कोई हैंडल नहीं था। अब देखो, खाना बनाने के लिए क्या चाहिए? चूल्हा, एक मकान में 4 से 6। दूसरा, अनाज, गेहूं, ज्वार और चावल के साक्ष्य मिले। तीसरा, मृदभांड, बर्तन चाहिए, मिट्टी के बर्तन मिले, लाल व काले थे, लाल व काले मृदभांड वाली सभ्यता, बिना हैंडल वाले विशेषता थी। चौथा, अब खाना बन के तैयार हो गया है, तो भगवान के क्या लगाना है? भोग लगाना है। सुनना बात को, जब भगवान के भोग लगाया तो साथ में भगवान के दीपक भी लगाए और भगवान के धूप भी दी। तो दीपक और धूपदान के अवशेष मिले हैं। किस शैली में बने हुए थे दीपक और धूपदान? ईरानी शैली में। तो इससे पता चलता है कि आहड़ के लोगों का व्यापारिक संबंध ईरान के साथ भी रहा है।
तो एक तरह से अपन ये भी कह सकते हैं पूजा सामग्री के प्रमाण कहां से मिले, तो कहां से मिले, आहार से मिले। ठीक है, वापस रिपीट कर रहा हूं, चूल्हा, अनाज और मृदमान। फिर खाना बन के तैयार हो गया, भगवान के क्या लगा रहे, भोग लगा रहे। भोग लगा रहे तो साथ में क्या किया, दीपक और धूपदान की। किस शैली के मिले, ईरानी शैली के। तो कहते हैं यहाँ से पूजा सामग्री के अवशेष कहां से मिले, तो कहां से मिले, आहार से। अब देखो, नारी नारी कर रहे, कहीं पुरुष का नाम आया है, तो नहीं आया है। तो मान लेते हैं नारी अकेली रहती थी, तो सुरक्षा के लिए कुल्हाड़ी रख रखी थी। क्या रख रखी थी, कुल्हाड़ी रख रखी थी। तो यहां से तांबे की कुल्हाड़ियों के प्रमाण मिले, ताकि कोई पुरुष पास में नहीं आ जाए। पुरुष तो क्या, कोई जानवर नहीं आ जाए, ऐसे मान लेते हैं। तो तांबे की कुल्हाड़ियों के प्रमाण कहां से मिले, तो कहां से मिले, आहार से। अब देखो, नारी के खर्चा चलाने के लिए रुपए पैसे की जरूरत पड़ती है। तो यहां से अब देखना, 3 और 6 डबल। 3 तो मिली है मोहरे, 6 मिली है मुद्राएं। मैंने कल भी आपको बताया मोहर किसे कहते हैं, तो स्टेम को मोहर कहते हैं, मुद्रा करेंसी को कहते हैं। कहते हैं 3 तो मिली है मोहरे, 6 मिली है मुद्राएं। देखना, एक मुद्रा पर क्या क्या मिला है, यूनान के देवता, अपोलो का चित्र मिला है। किसका चित्र मिला है, अपोलो का चित्र मिला है। दूसरा, इसी मुद्रा पर त्रिशूल की आकृति मिली है। तीसरा, इसी मुद्रा पर यूनानी भाषा में लेख लिखा हुआ मिला है। तो क्वेश्चन पूछ ले, यूनानी मुद्रा, अपोलो का चित्र वाली मुद्रा कहां से मिली है, तो कहां से मिली है, आहार से मिली है। कहां से मिली है, आहार से, ध्यान रखना। दूसरा, यूनानी भाषा में लेख वाली मुद्रा कहां से मिली, आहार से मिली। ठीक है, और देखो क्या, बाकी मुद्राएं जिनका समय ऐसा कहा जाता है, वापस रिपीट कर रहा हूं, बाकी मुद्राएं जिनका समय कहा जाता है 3री शताब्दी ईसा पूर्व से 1म शताब्दी ईस्वी का मध्य में। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं 3री शताब्दी किसे कहते हैं, तो ध्यान रखना, शताब्दी हमेशा पीछे वाले अक्षर से काउंट होती है। तो ये 1ली शताब्दी है, ये 2री शताब्दी है, ये 3री शताब्दी, 200 से 300, ध्यान रखना। ठीक है, तो देखो मुद्रा का समय क्या, शेष 5 मुद्राओं का 3री शताब्दी ईसा पूर्व से 1म शताब्दी ईस्वी के मध्य की मानी गई। फिर कहते हैं इन मुद्राओं पर क्या लिखा हुआ है, विहितब विष और पलातीसा जैसे शब्द लिखे हुए हैं। क्या लिखा हुआ है, तो क्या लिखा हुआ है, विहितब विष और पलातीसा जैसे शब्द लिखे हुए हैं। किन पर, शेष 5 मुद्राओं पर। वापस रिपीट कर रहे हैं, नारी की सुरक्षा के लिए कुल्हाड़ी, तांबे की कुल्हाड़ियां मिली। दूसरा, खर्चा चलाने के लिए 3 मोहरे और 6 मुद्राएं मिली। एक मुद्रा के ऊपर यूनान के देवता अपोलो का चित्र मिला है। एक उसी मुद्रा पर त्रिशूल की आकृति मिली है और यूनानी भाषा में लेख लिखा हुआ मिला है। शेष 5 मुद्राओं का समय 3री शताब्दी ईसा पूर्व से 1म शताब्दी ईस्वी के मध्य। कहते हैं इनके ऊपर क्या लिखा हुआ है, तो विहितब विष और पलातीसा जैसे शब्द लिखे हुए। ठीक है, अब देखो, नारी की मृत्यु हो जाती है और नारी हमें छोड़कर चली जाती। ठीक है, तो पुरुष तो था नहीं, तो आभूषण कौन खोलेगा, तो कोई नहीं खोलता है। तो शवों को आभूषण सहित दफनाया जाता था। तो आभूषण सहित दफनाने के प्रमाण शवों के हमें किस पुरातात्विक स्थल से मिले, आहार से मिले। दूसरा, शवों के सिर को उत्तर दिशा में रखकर दफनाया जाता था, पैर को दक्षिण दिशा में रखकर दफनाया जाता था। तो शवों के सिर को उत्तर दिशा में रखकर दफनाने की परंपरा कहां थी, तो कहां थी, आहड़ में।
यानी जम्मू कश्मीर की तरफ तो रखे जाते थे पैर और कन्याकुमारी की तरफ रखे जाते थे पांव रखे जाते थे, ध्यान रखना। तो आभूषण सहित शवों को दफनाने की परंपरा आहड़ में, और सिर उत्तर और पैर कहाँ है तो कहाँ है दक्षिण में। वापस रिपीट करें, क्या पढ़ रहे हैं अपन, आहड़ कहाँ है, उदयपुर में। किस नदी के किनारे, आयर नदी के किनारे। फिर अपन कह रहे हैं आयर की मुख्य नदी कौन सी है, बनास, इसीलिए इसे क्या कह रहे हैं, बनास संस्कृति। तांबा मिला है तो ताम्रवती नगरी, पत्थर के टीले मिले तो आगाटपुर, मिट्टी की दीवार मिली है धूलकोट। फिर अपन कह रहे हैं किसके बारे में, आहड़ का समय क्या है, तो 1900 से 1200 गोपीनाथ शर्मा के अनुसार। बाकी समय क्या, 2000 से लेकर 1200 ईसा पूर्व। खोजकर्ता कौन था, तो अक्षय कीर्ति व्यास। उत्खनन करता कौन था, रतन चंद्र अग्रवाल। मूल उत्खनन करता कौन था, एच.डी. सांकलिया। फिर अपन ने कहा आहड़ का संबंध किस काल से रहा है, ताम्रपाषाण काल से। ताम्रपाषाण काल को ही चैल्कोलिथिक कहते हैं। फिर अपन ने कहा ग्रामीण है या नगरीय, तो ग्रामीण है। अर्थव्यवस्था का आधार कृषि और पशुपालन। कौन सा पशु मिला है, बैल मिला है। किसकी मूर्तियां मिली, मिट्टी की मूर्तियां मिली। क्या नाम दिया गया, बनासियन मूल नाम दिया गया। मकान मिले, उससे पहले अपन कह रहे हैं टोटल कितने स्तर मिले, 8 स्तर मिले। 5 महत्वपूर्ण थे, उसमें से पहले स्तर में पत्थर, स्फटिक पत्थर, दूसरे स्तर में धातु, तीसरे स्तर में क्या मिला है तो क्या मिला है, रथबान, चौथे में कुल्हाड़ियां मिली और अनाज पीसने की चक्की मिली। फिर अपन कह रहे हैं मकान मिले, मकान की नींव में ईंटों व पत्थर, काले पत्थर। दीवारों में ईंटों का धूप में सुखाई हुई ईंटें। छत में लकड़ी का, घास का, केलू का प्रयोग किया जाता था। फिर प्रत्येक मकान के बाहर गंदे पानी की निकासी के लिए चक्रकूप के प्रमाण मिले। फिर अपन कह रहे और क्या, तो अपन ने कहा शरीर से मेल साफ करने के झाबी मिले। फिर क्या क्या साक्ष्य मिले, अपन साक्ष्यों के बारे में बात करें तो नारी की मूर्ति मिली है। नारियों के 2 काम है, खाना बनाना और सजना संवरना। सजने संवरने के लिए तांबे की चूड़ियां, छल्ले, मनके, अंगूठियां और हड्डी की आंखों में सुरमा डालने की सलाइयां। अब खाना बनाने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए, चूल्हा। एक मकान में कितने चूल्हे मिले, 4 से 6। क्या पता चल रहा है कि संयुक्त परिवार की परंपरा रही थी। दूसरा कौन कौन से अनाज मिले, तो गेहूं, ज्वार और चावल। कहाँ पड़ा रहता था अनाज, मिट्टी के पके हुए कोठों में। इसीलिए आहड़ को क्या कह रहे हैं, गारे व कोठे की सभ्यता कह रहे हैं। तीसरा खाना बनाने के लिए बर्तन, मिट्टी के बर्तन मिले। रंग कौन सा था, लाल व काला, इसीलिए आहड़ सभ्यता को लाल व काले मृदपान वाली सभ्यता। विशेषता क्या थी, बिना हैंडल वाले। खाना बन के तैयार हो गया तो भगवान के क्या लगाना है, भोग लगाना है। भोग लगाए तो साथ में दीपक या धूप लगाई, किस शैली के, तो ईरानी शैली में, तो पूजा सामग्री हमें मिली। फिर अपन कह रहे नारी अकेली रह रही तो सुरक्षा के लिए कुल्हाड़ियां, तांबे की कुल्हाड़ियां मिली। और क्या मिला है, तो अपन ने कहा खर्चा चलाने के लिए 3 तो मोहरे मिली है, 6 मिली है मुद्राएं। एक मुद्रा के ऊपर यूनान के देवता अपोलो का चित्र मिला है, त्रिशूल की आकृति मिली है और यूनानी भाषा में लेख लिखा हुआ मिला है। दूसरा मोहरे मिली कितनी, 3। शेष 5 मुद्राओं का समय 30वीं शताब्दी ईसा पूर्व से प्रथम शताब्दी ईस्वी। इनके ऊपर विहिता, विश्व और पलातिसा जैसे शब्द लिखे हुए हैं। फिर नारी की मृत्यु हो जाती है तो आभूषण सहित दफनाया जाता है। और क्या, तो अपन ने कहा क्या, तो ऐसा कहा जाता है शवों के सिर को उत्तर दिशा में और पांव दक्षिण दिशा में रखे जाते हैं। ठीक है, अब देखो और क्या यहां से, तो प्रमुख उद्योग तांबे के औजारों का निर्माण, क्योंकि तांबा मिला है तो तांबे के औजारों का निर्माण। और क्या मिला है, तो 40 तांबे की खदानों के अस्पष्ट साक्ष्य मिले। 40 गड्ढे मिले तो कहते तांबे की खदानें थी। ठीक है, और क्या मिला है, तो और क्या मिला देखो यहां से, तो ऐसा कहते हैं कि यहां से रंगाई, छपाई के ठप्पे मिले। क्या मिला, तो क्या मिला है, रंगाई छपाई के ठप्पे। जैसे आपने दाबू प्रिंट का नाम सुना होगा, अजरक प्रिंट का नाम सुना होगा, वैसे रंगाई छपाई के ठप्पे मिले। तो कहते हैं कि यह भी एक उद्योग था यहाँ के लोगों का। क्या था, तो क्या था, रंगाई और छपाई। तो इस प्रकार से फिर आटे की चक्की के लिए अपन ने कहा पत्थर की, यहां से क्या मिली, तो क्या मिली है, आटा चक्की मिली। तो ये सब अपन ने पढ़ा किस सभ्यता के बारे में, तो किस सभ्यता के बारे में, आहड़ सभ्यता के बारे में।
अब अपन अगर नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे हार्ट से रिलेटेड कौन कौन से स्थल है। आपके सिलेबस में एक महत्वपूर्ण स्थल दे रखा है बालाथल के बारे में, तो अपन बालाथल के बारे में भी बात करेंगे कि बालाथल जो है किस प्रकार का पुरातात्विक स्थल है। हार्ट से संबंधित बेड़क नदी के किनारे उदयपुर के पास ही स्थान है वल्लभनगर, वहां पर एक महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल था बालाथल, तो उसके बारे में अपन बात करेंगे। धन्यवाद।